ये है अपनी फिजिक्स एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन सीरीज और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 से चैप्टर नंबर 7 जिसका नेम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में आपने छोटी क्लासेस में भी बहुत सारी बातें पढ़ रखी हैं। बहुत आसान चैप्टर है और अगर आपने पूरा एक एक लाइन इस चैप्टर की अच्छे से समझ ली, सीख ली तो ये चैप्टर आपको और आसान लगने लग जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन 7.1 से हम बात स्टार्ट कर रहे हैं और इंट्रोडक्शन में बोला जा रहा है कि अर्ली इन आवर लाइव्स वी बिकम अवेयर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ ऑल मटेरियल ऑब्जेक्ट टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ। मतलब अर्थ की हम एक टेंडेंसी से अवेयर हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये बहुत पहले से कॉमन ऑब्जर्वेशन थी कि यार किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ड्रॉप करोगे, रिलीज करोगे तो अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है या उस ऑब्जेक्ट के पास एक टेंडेंसी रहती है कि वो अर्थ की तरफ जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस अर्थ की तरफ आके गिरती है। हिल पे, पहाड़ी पे अगर चढ़ते हैं तो चढ़ने में हमें ज़्यादा तकलीफ होती है, अगर उतरने की बात करें तो उतरते टाइम हमें तकलीफ कम होती है। पहाड़ पे चढ़ते टाइम तकलीफ ज़्यादा होती है, उतरते टाइम तकलीफ उससे उस कंपेयर में कम होती है। रेनड्रॉप जो होती हैं वो क्लाउड से अर्थ की तरफ फॉल करती हैं। देयर आर मैनी अदर सच फिनोमिना। ऐसे बहुत सारे फिनोमिना अपन देखते हैं डेली लाइफ में। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम रिलीज करें तो वो अर्थ की तरफ जाता है। ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन थी बहुत सालों से। हम देख रहे थे कि यार रेन ड्रॉप जो है वो नीचे ही गिरती हैं, क्लाउड से निकलती हैं, नीचे गिरती हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं वो नीचे ही आता है। पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो चढ़ते टाइम तकलीफ ज़्यादा हो रही है, उतरते टाइम तकलीफ कम हो रही है। ये कॉमन ऑब्जर्वेशन थी जो हम बहुत पहले से देखते हुए आ रहे थे। Italian physicist Galileo, who recognized the fact that all bodies, irrespective of their masses, are accelerated towards the earth with a constant acceleration. इटालियन फिजिसिस्ट गैलीलियो साहब ने सबसे पहले इस बात के बारे में बताया कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रिलीज करते हो उसके मास पे डिपेंड नहीं करेगा, वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से वो ऑब्जेक्ट जो है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और वो जो एक्सेलरेशन आ रहा है, जिस एक्सेलरेशन से वो अट्रैक्ट हो रहे हैं अर्थ की तरफ या मूव कर रहे हैं अर्थ की तरफ, वो उन बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। गैलीलियो साहब ने इस फैक्ट का पब्लिक में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि देखो ये अलग अलग मास की बॉडी है, इनका एक्सीलरेशन सेम होगा, देखो इनको अर्थ तक पहुंचने में टाइम जो है वो बराबर लग रहा है। ये कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके उन्होंने दिखाया। ये बात उन्होंने कैसे पता की थी? उन्होंने इंक्लाइन प्लेन पे रोल किया था ऑब्जेक्ट्स को, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और इंक्लाइन प्लेन पे ऑब्जेक्ट को रोल कर करके ये बात देखी थी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उन्होंने पता की थी। उन्होंने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पता की और वो जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो आज हम जानते रहे हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो वैल्यू जो है वो बहुत क्लोज थी जो आज हम जानते हैं जिसको एक्यूरेट वैल्यू कहते हैं, उसके बहुत करीब वैल्यू गैलीलियो साहब ने इंक्लाइन प्लेन के एक्सपेरिमेंट कर करके, है ना, किसी हाइट से इंक्लाइन प्लेन पे किसी हाइट से ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, फिर वो ग्राउंड तक पहुंचा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए और जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वो उन्होंने कैलकुलेट की, वो कैलकुलेटेड वैल्यू जो आज हम वैल्यू जानते हैं उसके बहुत क्लोज थी। मतलब ये बात तो सही है कि गैलीलियो साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किए उनसे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बहुत पहले बता दी थी। ये बात हम यहाँ से बता सकते हैं। अब ये जो प्लैनेट्स, स्टार्स, इनकी ऑब्जर्वेशन और इनके मोशन की जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था लोगों के बीच में बहुत पहले से कि यार इनका मोशन कैसे होता है, ये प्लेनेट क्या है, स्टार्स क्या हैं, ये कैसे मूव करते हैं। स्टार सालों सालों तक एक ही जगह पे उनकी पोजीशन रहती है, जब भी देखते हैं तो वो सेम जगह पे दिखते हैं। तो और कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जिनको प्लेनेट कहा बाद में कि वो अपनी जगह से मूव भी करते हैं, पर कुछ स्टार अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन जो थी, ये ऑब्जर्वेशन थी, इसके बारे में ये बहुत ही अटेंशन वाला सब्जेक्ट था लोगों के लिए, जिसमें लोगों का बहुत अच्छा इंटरेस्ट होता था, जानने की इच्छा होती थी कि ये कैसे हो रहा होता है। ये बात यहाँ ये बात ही कही जा रही है। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं। एक साइंटिस्ट हुए टॉलमी, उन्होंने एक जियोसेंट्रिक मॉडल दिया। टॉलमी साहब ने एक जियोसेंट्रिक मॉडल दिया, लगभग 2000 साल पहले की ये बात है। तो टॉलमी साहब ने एक बात बताई,
उन्होंने बोला कि भाई जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, स्टार हैं, सन है या जितने भी प्लेनेट हैं, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ। मतलब अर्थ जो है वो सेंटर पे है और वो सारे प्लेनेट हो गए, सन हो गए, स्टार हो गए, सबके सब अर्थ के चक्कर लगा रहे हैं। ये किसने बात बताई? टॉलमी साहब ने। सबसे पहले लगभग 2000 साल पहले की बात है, टॉलमी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया और उन्होंने ये बताया कि भाई जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज जो हैं, इनका जो मोशन है वो सर्कल पे। सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब ये जो भी प्लेनेट हो गए, स्टार्स हो गए, सन हो गए, इनको सेलेस्टियल बॉडी कहा। तो ये जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं ये सर्कल पे मूव कर रही हैं और सेंटर पे कौन है? सेंटर पे अर्थ है। सेंटर पे कौन है? अर्थ है। पर जो टॉलमी साहब का जो स्टेटमेंट था और भी कॉम्प्लेक्स था, ये आसान नहीं था, ये अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट था। उन्होंने बोला कि जो सेंटर पे अर्थ है वो खुद एक बड़े सर्कल पे घूम रही है। मतलब ये सारे प्लेनेट हो गए, सन हो गया, स्टार्स हो गए, ये तो अर्थ के अबाउट घूम ही रहे हैं। जैसे कोई स्टार किसी दूसरे सर्कल पे घूम रहा है, सन किसी दूसरे सर्कल पे घूम रहा है, पर अर्थ जो है वो सेंटर पे है और वो अलग अलग सर्कल पे घूमे जा रहे हैं। पर जो अर्थ है जिसको हम सेंटर कह रहे हैं, ये अर्थ खुद किसी सर्कल में, बड़े सर्कल में घूम रही है, ऐसा उन्होंने बोला। किन्होंने बोला? टॉलमी साहब की बोली हुई ये बात है। 400 सालों तक इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने भी इसके बारे में बहुत सारी बातें की और लगभग 5th सेंचुरी में आर्यभट्ट साहब ने एक बात बताई। उन्होंने एक मॉडल दिया और उस मॉडल में ये कहा गया कि भाई सन जो है वो सेंटर पे है और बाकी सारे प्लेनेट जो स्टार हैं वो सन के अराउंड घूम रहे हैं। आर्यभट्ट साहब ने 5th सेंचुरी में मॉडल दिया। मतलब वो जो बात हुई उसके लगभग लगभग कौन सी वाली बात? टॉलमी साहब की जो बात हुई उसके 400 सालों तक बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने भी बहुत सारी बातें बताई और एक एस्ट्रोनॉमर जिनकी हम बात कर रहे हैं, आर्यभट्ट साहब ने एक अच्छी बात बताई और उनका मॉडल था कि भाई जो सन है वो सेंटर पे और बाकी सारे प्लेनेट जो है ना वो घूम रहे हैं, स्टार घूम रहे हैं और सन जो है वो सेंटर पे है। फिर उसके उसके लगभग 1000 ईयर के बाद एक पॉलिश मॉन्क हुए जिनका नेम था निकोलस कॉपरनिकस। मतलब पोलैंड के एक मॉन्क थे जिनका नेम था निकोलस कॉपरनिकस। उन्होंने बात बताई, उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया कि सारे प्लेनेट जो है वो सर्कल पे घूम रहे हैं अराउंड ए फिक्स सेंट्रल सन। मतलब सेंटर पे सन है जो फिक्स है और सारे के सारे प्लेनेट जो हैं वो जो है वो सर्कल पे घूम रहे हैं। ये 1000 साल पहले आर्यभट्ट साहब ने ये बात बता दी थी। उनके 1000 साल बाद फिर से एक पोलैंड के मॉन्क थे, उन्होंने ये बात बताई कोपरनिकस ने। उनकी थ्योरी को चर्च ने डिस्क्रेडिट किया। मतलब चर्च पे में जब ये बात पहुंची कि कोपरनिकस ने ये बात बताई है तो इस बात के लिए चर्च ने बोला कि ये ऐसी बात सही नहीं है। उन्होंने इस बारे में चर्च जो है वो एग्री नहीं हुआ कि ऐसा नहीं हो सकता है कि सन रुका हुआ और अर्थ जो है या सब घूम रहे हैं उसके चारों तरफ, क्योंकि तब तक ये माना जाता था कि भाई जो अर्थ के अबाउट ये सब कुछ घूम रहे हैं। तो जैसे कोपरनिकस ने बात बताई चर्च जो है वो इससे डिसएग्री हुए, बट गैलीलियो साहब इनके सपोर्ट में आए और गैलीलियो साहब को इसके लिए बहुत सारे केसेस हैं वो भी फेस करने पड़े। इट वाज अराउंड द सेम टाइम एज गैलीलियो, ये मतलब गैलीलियो साहब के सेम टाइम में ही टाइको ब्रे ने डेनमार्क में अपनी पूरी लाइफ लगा दी ये ऑब्जर्वेशन प्लैनेट्स और प्लैनेट्स का जो ऑब्जर्वेशन है उसको रिकॉर्ड करने में। मतलब अपनी पूरी जिंदगी उन्होंने इसी काम के लिए लगाई कि प्लैनेट्स का मोशन कैसा है इसको मैं ऑब्जर्व करूं। उनके एक असिस्टेंट थे केपलर, जो कि केपलर लॉ अपन पढ़ेंगे ना, वही केपलर साहब की बात हो रही है। उनके असिस्टेंट थे। किनके असिस्टेंट थे? ये जो डेनमार्क में जो ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, प्लैनेट्स का जो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कर रहे थे, उनके एक असिस्टेंट थे केपलर। उन्होंने वो जो भी सारा उन्होंने पूरे लाइफ टाइम में जो भी चीजें ऑब्जर्व की उस डेटा को उन्होंने कंपाइल किया और कंपाइल करके 3 लॉ बताए उन्होंने। उस डेटा को कंपाइल करके उनके असिस्टेंट जो केपलर साहब उनके साथ काम कर रहे थे, उन्होंने पूरे डेटा को कंपाइल करके 3 लॉ दिए जिनको केपलर्स लॉ कहते हैं। 3 लॉ दिए जिनमें उन्होंने उन पूरी ऑब्जर्वेशन को बताया जिसको केपलर्स लॉ कहा जाता है। इन केपलर्स लॉ की स्टडी न्यूटन साहब ने बहुत अच्छे से की। न्यूटन साहब तक जब ये केपलर्स लॉ पहुंचे, न्यूटन साहब ने इनके बारे में बहुत अच्छे से स्टडी की और फिर जाके न्यूटन साहब का ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन साहब ने दिया।